नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। मेरे पास कुछ दोस्तों का मोबाइल फ़ोन से फ़ोन भी आया, कुछ दोस्तों का कैब फोर्सेस के जो मेरे मित्र हैं उनका, किसी का मुझे ये मैसेज आया कि सर क्या 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में कैब फोर्सेस की जो हियरिंग है वो होनी है या नहीं होनी है, कोई लिस्ट हुआ है, क्या हुआ है। तो इसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना के डालूँ कि रियलिटी क्या है और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस हुआ कैब फोर्सेस का, जिसमें ओपीएस दे दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर वो मना कर दी गई और सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब उसके अंदर जो नई पिटीशन फाइल हुई, नई पिटीशन में आप जानते हैं कि रजिस्ट्रार साहब के पास बहुत दिनों से वो केस पेंडिंग है और उसके अंदर प्लीडिंग्स को कंप्लीट कराने के लिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने वो केस वहाँ पर लिस्ट करने के लिए कहा है। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि आप लोगों ने दूसरी वीडियोस भी देखी, मैंने भी वीडियोस डाली, उसमें आप सभी में ये कहा गया कि 74 जो रिस्पोंडेंट है नंबर, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर उसको समन्स नहीं हो पा रहे हैं। वजह चाहे कोई भी रही हो, बहुत सारी वजह हो सकती हैं जो हमने डिटेल में भी बताने की कोशिश की है दूसरी वीडियोस में। बट वजह कोई भी हो, परंतु आज तक उनको समन रिसीव नहीं हो पाए 74 रिस्पोंडेंट को। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या केस पड़ा रहेगा सुप्रीम कोर्ट में सालों साल या फिर उसकी सुनवाई नहीं होगी? तो ऐसी सिचुएशन में मैंने कहा था, या और भी लॉयर्स के सजेशंस थे, कि आप उसके अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 74 का नाम डिलीट करा दें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि आप उनके पर्टिकुलर फाइल कर दें। पर्टिकुलर्स मतलब नया एड्रेस फाइल कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हो, ईमेल हो, जो जिससे कि उनको सम्मन्स हो जाए। अब ये काम जो मोस्टली जो करना था वो करना था सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर्स को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्टी है उसमें, क्योंकि उन्हीं का केस है। तो वो उनको ये देखना है कि उनको उसके अंदर नया फाइल करना है, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, या उनको उसके अंदर उसका नेम डिलीट कराना है। तो उसी के लिए कुछ लोगों ने कहा कि नई एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। उसी के लिए टाइम दिया गया था ना, 5 दिसंबर 2025 में जो केस था। उसके बाद जो 19 मेरे ख्याल जनवरी में लिस्ट होना था वो नहीं हो पाया, उसी वजह से, क्योंकि जब कंप्लायंस नहीं हुई प्रीवियस ऑर्डर की, जिसमें ये कहा गया था कि आपको टाइम दिया जा रहा है, आप इसमें फ्रेश पर्टिकुलर्स फाइल करें यानी सम्मन कराने के लिए, या फिर आप उसका नेम डिलीट कराने के लिए एप्लीकेशन मूव कर लें, जो भी ठीक लगे आपको वो करें। बट प्रीवियस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट का टाइम बड़ा प्रीसियस है, तो उसमें फिर क्या होता है कि केस इसलिए लिस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि प्रीवियस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो पाई। अब सिचुएशन ये है कि बहुत सारी वीडियोस में ये कहा गया कि एप्लीकेशन फाइल हो गई है, उसमें किसी में कहा गया एप्लीकेशन नहीं फाइल हुई है। अब रियलिटी क्या है, ये कल यानी 20 फरवरी 2026 को जब ये केस की सुनवाई होगी तो पता लग जाएगा। सिचुएशन ये है, अब मैं आपको क्लैरिफाई करूं कि कल जो मैटर लगा है यानी 20 फरवरी को जो मैटर लगा है, अभी तक अगर उसकी लिस्टिंग को देखें, आज वैसे कॉज लिस्ट आएगी शाम को, लेकिन अगर उसकी लिस्टिंग को देखें, उसके जो केस का पूरा प्रोफाइल सिनेरियो होता है उसको देखें, डिटेल्स को, तो उसमें आता है कि केस इन चैम्बर लगा है। अब जैसा आपके चैम्बर में कभी भी केस लगता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? अगर चैम्बर में केस लिस्ट है तो इसका मीनिंग है कि किसी एप्लीकेशन को या फिर किसी चीज़ को उन्हें डिसाइड करना है, यानी कोई ऑर्डर पास करना है। वो फैसला एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी हो सकता है, वो फैसला जुडिशियल लेवल पे भी हो सकता है। और जब ओपन कोर्ट में सुनवाई होती है तो फिर सबके सामने सुनवाई होती है और दोनों पक्ष के वकील अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो सुनवाई होती है इन चैम्बर, इसमें किसी भी पक्ष के वकील को अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं होती है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर पास होता है। तो अब क्योंकि इन चैम्बर में वो केस रखा गया है, कल लिस्ट होना है, इससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन चैम्बर में केस रखने की वजह से उसकी जो वजह है वो यही हो कि एप्लीकेशन फाइल हुई हो 74 नंबर को डिलीट करने के लिए, और इस वजह से वो केस सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर रखा गया हो। दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है
कि जैसे प्रीवियस ऑर्डर में क्या कहा गया था कि या तो आप उनके फ्रेश पर्टिकुलर फाइल कर दें नया एड्रेस के लिए, तो हो सकता है एप्लीकेशन इस पॉइंट पे लगी हो कि हम उनका नया एड्रेस दे रहे हैं और उनका ईमेल एड्रेस दे रहे हैं जिस पे कि समन्स दोबारा से कराए जाएं। अब रियलिटी क्या है या एक्यूरेट चीज़ क्या है वो ऑर्डर आने पे पता लगेगा। देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी बात कह लो कि उसमें एप्लीकेशंस लगी गई हों या उसमें सुनवाई हो गई हो, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, वीडियोस में लोग कह रहे हैं कि सुनवाई के लिए लग गया। तो मैं आपको फिर बताऊं कि केस सुनवाई के लिए नहीं लगा है, केस इन चैम्बर लगा है। अभी देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा क्लियर फंडा होता है, क्योंकि कोर्ट के पास सुनने के लिए इतने सारे केसेस हैं कि समय है नहीं। तो इस चीज़ के लिए वहाँ पर प्लीडिंग कंप्लीट कराने के लिए रजिस्ट्रार्स का आपकी कोर्ट में जाता है। तो रजिस्ट्रार साहब पहले क्या करते हैं, उस केस में प्लीडिंग कंप्लीट कराते हैं। अब इस केस में भी पहले समनिंग स्टेज पे था, समन्स होने अपोजिट पार्टी को, अब 74 रह गया। तो 74 का जैसे ही इशू क्लियर होगा वैसे ही इसमें प्लीडिंग की तरफ आएंगे। तो मान लीजिए अगर 74 का अभी डिलीट हो जाता है नाम, या मान लीजिए उसके फ्रेश पर्टिकुलर फाइल हो जाते हैं, तो उसको सम्मन के लिए दोबारा कोर्ट बोलेगी कि आप ठीक है जो नया एड्रेस आपने दिया है इस पर सम्मन कराइए। अगर नेम डिलीशन के लिए लगाई है तो फिर नेम डिलीट हो जाएगा अगर जज साहब ऑर्डर करेंगे। तो अगर नेम डिलीट हो गया उस कंडीशन में भी क्या होगा सिचुएशन में कि 74 पिक्चर से आउट हो जाएगा, जिससे कि केस में स्मूथनेस आ जाएगी। बाकी सभी को तो सम्मन हो ही चुके हैं, अब ये केस दोबारा प्लीडिंग की तरफ जाएगा। तो प्लीडिंग का मतलब ये होता है कि पहले पिटीशन फाइल होती है, उसके बाद काउंटर एफिडेविट फाइल होता है। अब काउंटर को आप सिंपल भाषा में रिप्लाई कह लीजिए, तो रिप्लाई फाइल होना है। रिप्लाई फाइल होके अगर उसमें कोई फ्रेश एलिगेशन लगाते हैं रिस्पोंडेंट्स में से कोई भी, तो फिर उसके अंदर उसका काउंटर एफिडेविट फाइल होता है। जैसे ही काउंटर एफिडेविट फाइल हो जाता है, प्लीडिंग्स को कंप्लीट मान लिया जाता है, और प्लीडिंग जैसे ही कंप्लीट होती हैं तुरंत रजिस्ट्रार साहब उस कोर्ट को मेन कोर्ट में लिस्ट कर देते हैं। तो जब मेन कोर्ट में ये केस जाएगा बेंच के सामने, फिर वहाँ पे सुनवाई के लिए डेट फिक्स होती है और इस केस की सुनवाई होती है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि कई वीडियोस में बोला जा रहा है कि सुनवाई के लिए फिक्स हो गया, सुनवाई के लिए फिक्स हो गया। केस सुनवाई के लिए फिक्स नहीं हुआ है, केस इन चैम्बर लिस्ट हो रहा है। अगर आप उसके मनपाल सिंह का जो केस है, अगर आप उस पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये केस इन चैम्बर लिस्ट हो रहा है। तो इन चैम्बर और ओपन कोर्ट में एक बार फिर समझा देता हूँ। इन चैम्बर का मतलब होता है कि जज साहब के सामने उनके चैम्बर में फाइल रखी जाएगी और वो उसको पढ़कर उस पर फैसला सुनाएंगे। अब फैसला किस पॉइंट पे होना है कि कोई एप्लीकेशन आई हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन इशू हो, उसको रिजॉल्व करना हो या उस पर कोई ऑर्डर पास करना हो। नंबर 2, अगर ओपन कोर्ट में लगता तो फिर बेंच के सामने लगता, और जब बेंच के सामने लगता तो फिर दोनों ही पक्ष के वकील उसमें बहस करेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे कि उन्हें क्या कहना है, इस केस में क्या इश्यूज़ हैं और किन इश्यूज़ पे बात होनी है। तो ओपन कोर्ट में और इन कोर्ट में इन चैम्बर ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे ही ये केस में 74 डिलीट हो जाएगा या उसको सम्मन्स हो जाए, तुरंत ये केस प्रॉपर कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये केस सुनवाई के लिए जा रहा है। तो दोस्तों ये इस पे एक लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें एक बार सुनवाई हो जाने दीजिए, फिर जो भी ऑर्डर आएगा उस पर एक डिटेल वीडियो बना के आपके सामने रखेंगे, फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। होपफुली, लेकिन ये बात अच्छी है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है। दूसरा दोस्तों, मैं आपसे एक और अपील करना चाहूँगा कि कुछ आप लोग जो ये वीडियोस देखते हैं ओपीएस के ऊपर, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो डालने की कोशिश अब करा करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनके केस के बारे में, या जो सोसाइटी में असामाजिक तत्व जो चीज़ें कर देते हैं उसमें क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ को भी आप लोग जो है थोड़ा प्यार दीजिए और उस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, ताकि लोगों तक वो वीडियोस पहुँचें और उससे उनका बेनिफिट हो सके। एक्चुअल में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही नहीं, दूसरों के फ़ायदे के लिए भी सोचना चाहिए। तो उसी कड़ी के अंदर मैं कुछ इस तरीके की वीडियो डालना चाह रहा हूँ जो कि सोसाइटीज़ को एजुकेट करेगी। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।